प्रिया और फरहाद की कहानी। इट्स नॉट अबाउट टू पीपल रनिंग अवे। लैला मजनू, रोमियो जूलियट, इन लोगों की शादी नहीं हुई, इस वजह से कहानी अमर हो गई। अगर इनकी शादी होती तो क्या होता? वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर दैट। एक्सपीरियंस्ड वर्सेस न्यू। एक्सपीरियंस इज ऑलवेज विल बी सुपीरियर देन एजुकेशन ऑल्सो। फिल्म मेकिंग हो गया, इसमें थ्योरी पहले नहीं आई। बाकी जितनी फील्ड्स हैं उसमें पहले थ्योरी आई है, देन उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। ऑडिशंस होने चाहिए आपके ख्याल में? कोई एक्टर कितना भी बड़ा एक्टर बन गया है, आई फील होने चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ द एक्टर, वो तो वो प्रूव कर चुका है, बट इन दैट स्पेसिफिक कैरेक्टर वो स्क्रीन पे कैसा लग रहा है। इकरा की मैं बात करूँ, शी इज ब्रिलियंट एक्टर। मतलब अपने क्राफ्ट में उसका जो कंट्रोल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एज ए डायरेक्टर मैंने भी नहीं सोची होती। स्क्रीन पे बैठा हो तो आई वाज लाइक यार ये इतनी इंटेलिजेंटली चीज़ें करती है, चीज़ सीन को भर देती। हमजा इज अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर। नेवर न्यू के वी आर मेंट टू डू समथिंग लाइक दिस टुगेदर। आई एम रियली ग्लैड के ही वाज प्लेइंग फरहाद। फहद मुस्तफ़ा ने क्या कह के कन्विंस किया आपको? उन्होंने कहा कि लेट्स डू समथिंग। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ शाहकार बना रहे हैं, बट ये जस्ट एक बार इस प्रोसेस से गुजरते हैं कि कैसा जाता है, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। मज़ा आया। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। जब भी कोई राइटर या डायरेक्टर हमारे स्टूडियो में होता है, आई गेट वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई गेट टू फाइंड आउट कि इस कैरेक्टर, इस सीन, इस स्टोरी के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था और किस तरह वो चीज़ें शूट हुई हैं, किस तरह क्रिएट हुई हैं। बंस रोड के रोमियो जूलियट आजकल हम सबकी लिस्ट पे हैं क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है हमजा और इकरा को एक साथ देख के, और फरहाद एंड प्रिया का जो भागम दौड़ चल रही है उस पर बहुत से क्वेश्चंस भी हो रही हैं, डिबेट्स भी हो रही हैं, कॉन्वर्सेशंस भी हैं। एंड व्हाट आई लव द बेस्ट थिंग अबाउट इस, एक्चुअली एक चीज़ नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, बट द आउटडोर सीन्स, representation of the new generation and also वो communities जो शायद हम भूल चुके हैं या हम उनके बारे में इतनी बात नहीं करते, हमें वो दोबारा अपने ड्रामों में नज़र आ रही हैं। सो इन सब का बहुत हद तक क्रेडिट डायरेक्टर को भी जाता है। एंड आज हमारे साथ फजर रज़ा हैं स्टूडियो में, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ बंस रोड के रोमियो जूलियट। एंड 10 साल से वो इस इंडस्ट्री में है। एज अ फोटोग्राफर ही स्टार्टेड हिज करियर। He has assisted Nabil Qureshi in most of his films, नामालूम अफराद 2, लोड वेडिंग, और अब रिसेंट जो उनकी कायद-ए-आज़म जिंदाबाद थी। 2020 में उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था विच वॉज आजमाइश, और अब हम उनको इतने साल बाद दोबारा देख रहे हैं एज अ डायरेक्टर फॉर बंस रोड के रोमियो जूलियट। तो आइए मिलते हैं फजर से और कुछ उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फजर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप इंजॉय कर रहे हैं जो अभी जो रीसेंट सीन हुआ था जिसमें एक तो मैं फ्रिया को हमेशा ना गलत प्रोनाउंस करती हूँ, जिसमें फरहाद और फ्रिया वो रनिंग अवे। आई मीन आई थिंक हम लोग में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना थ्रिलिंग सीन होगा। उसको देख के एक्चुअली हम इंजॉय करेंगे और हमें ये रियलाइज़ होगा कि वाओ, आवर इंडस्ट्री हैज़ द टैलेंट टू गिव समथिंग सो एक्साइटिंग, सो थ्रिलिंग ऑन टीवी स्क्रीन, यू नो। खामोशी। What's the question? The question was, मैं शायद तारीफ में बोली, क्वेश्चन ये था कि आपको रिस्पांस कैसा आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है इसके बाद? रिस्पांस इज अमेजिंग, रिस्पांस सो फार सो गुड। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा रिस्पांस आएगा। आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ, मतलब इट्स वाज ओके, मतलब इट वाज नॉट लाइक कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं टाइम लेके बहुत उस पर एक चीज़ की हो, बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट किया हो, बट इट्स नॉट लाइक, मतलब मेरे लिए भी ओवरवेलमिंग था थोड़ा सा कि इतना ज़्यादा क्या हो गया कि मतलब इतना। अरे आप अपने ही काम को बोल रहे हैं, अरे इतना ज़्यादा क्या? आपने देखा सीन को जब, तो आपको क्या, वर यू एक्साइटेड टू सी इट जब आपने पूरा एडिट होके फाइनल दोबारा देखा? बिकॉज अक्सर मैं कोई चीज़ करती हूँ ना, जब मैं उसको कुछ लिखती हूँ तो मैं जब दोबारा पढ़ती हूँ तो कभी कभी मैं सोचती हूँ यार मैंने कितना अच्छा लिखा है या मैंने कितनी अच्छी चीज़ बनाई है। तो या आपको एक सेटिस्फैक्शन होती है कि या आई डिड इट, यू नो। टू सम एक्सटेंट हाँ, कुछ सेटिस्फैक्शन ज़रूर थी, बट देयर वर सम अदर मोमेंट्स जो कि कुछ डिज़ाइन किए हुए थे मैंने, काफ़ी वो अचीव नहीं हो सके थे उसी सीन में या उसी सीन में, उसी चेस सीक्वेंस में। बिकॉज उसको थोड़ा सा और सिनेमैटिकली मैंने उसको कंसीव किया हुआ था जिस तरह से करना था, बट देन जितना अचीव हुआ इट वाज ओके, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम लाइन और ये सारी चीज़ें होती हैं, बट देयर वर अ फ्यू सीक्वेंसेस एज वेल जो कि और भी उसमें आनी थी। तो बट आई वाज, मतलब जब एडिट कर रहा था उस वक्त यार वो भी होता, ये भी होता, बट देन वो जब एक बन गया तो इट्स ओके, इतना भी ठीक है कि वो जोड़ रही है सीक्वेंस सही और जो मोमेंट्स हैं वो सही हैं। तो जिस तरह से डिज़ाइन किया हुआ था उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे होते थे, बिकॉज आप अगर बिहाइंड द कैमरा देखें तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा रश होगा वहाँ पे लोगों का, बिकॉज हम आई हैव बीन डूइंग फिल्म्स, तो थोड़ा आइडिया तो होता ही है,
बट जब फिल्म्स पे होते हैं तो आपके पास एक प्रोडक्शन जो होती है वो रिलेटिवली आपके पास थोड़ा सा ये होता है कि आपको उस तैयारी के साथ जा रहे होते हैं कि स्केल भी बड़ा होता है, स्केल भी बड़ा होता है थोड़ा सा कि आप उस तैयारी के साथ जा रहे होते हैं कि ठीक है आप कंट्रोल कर लेंगे उस चीज़ को, बट देन ऑब्वियसली जो रिलेटिवली जो हमारा क्रू होता है, हेड्स ऑफ टू दोज गाइज जो कि मेरे साथ ड्रामा पे होते हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इतनी अमेजिंग टीम मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी, बिकॉज वो इतना कलेक्टिवली जुड़ के चीज़ को करवा रहे थे, तो उनके बगैर पॉसिबल नहीं होता अगर जितना भी हमने अचीव किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यस, मेरे लिए यूँ कह लें कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो सो फार मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट यस आई नो कि उससे और ज़्यादा बेहतर अचीव किया जा सकता है, किया जा सकता आप खुद अपने क्रिटिक हैं फिर। मैं बहुत ज़्यादा हूँ। रिव्यू सुनते हैं आप? हाँ। क्या रिएक्शन होता है? ऑनेस्ट ऑनेस्टली क्योंकि रिव्यूज़ दोनों आते हैं ना, पॉजिटिव हाँ। भी आता है, नेगेटिव भी आता है। किसी एपिसोड में पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, किसी में नेगेटिव ज़्यादा। सो हाउ डू यू डील विद इट? देखें, आई फील एक डायरेक्टर का या एक क्रिएटिव पर्सन का जो भी काम है ना, वो उस चीज़ के रिलीज़ होने तक है। देन उसके बाद उस क्या ओपिनियन आता है, क्या फीडबैक आता है, क्या रिव्यूज़ होते हैं, उसमें अब वो ऑडियंस का है। तो उसमें जो भी चीज़ है, अगर बैकलैश भी आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर या कोई चीज़ ऑडियंस को पसंद नहीं भी आ रही, तो इट्स देयर नाउ, मतलब आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो उसको डिफेंड करना या उसको ये कहना कि नहीं ये मैंने ये नहीं ऐसे किया था, ऐसे नहीं यूँ किया था, तो वो अब वो मैटर नहीं करता। आप वंस इट्स रिलीज्ड और वो ऑडियंस की हो जाती है उसके बाद, तो फिर उसमें कोई आप डिफेंड नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। आई जनरली पूछ रही थी, डज इट अफेक्ट यू? आपको होता है कि यार मैं ये पॉइंट नहीं कन्वे कर सका, या आपको अनजस्टिफाइड लगती हैं कभी कभी चीज़ें, इस थॉट प्रोसेस से गुजरते हैं, और यू टेक इट वेरी कंस्ट्रक्टिवली एंड यू लाइक ठीक है इसमें से मैं पिक एंड चूज़ कर रहा हूँ, कोई चीज़ सेंस बना रही है, एंड यू नॉट लेटिंग इट गेट टू योर हार्ट? नो, आई डोंट लेट इट गेट टू माई हार्ट, बट या ये ज़रूर होता है कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एज ए क्रिएटिव पर्सन आपके बैक ऑफ द माइंड में होती हैं, सही है, बट अगर इट्स नॉट ट्रांसलेटिंग टू द स्क्रीन और देन वो स्क्रीन पे जाने के बाद ऑडियंस देख रही है और वो चीज़ नहीं पिक कर पा रही, तो दैट मीन्स कि वो आप लैक कर रहे थे उस चीज़ में, बिकॉज आपके जहन में वो सारी चीज़ें थी, आपने उसको ट्रांसलेट नहीं किया स्क्रीन पे, तो उसमें ऑडियंस का कसूर नहीं है, वो उसमें वो आपका लर्निंग प्रोसेस है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि ऑब्वियसली अभी एक निकाह वाला सीक्वेंस था, तो उसमें आई सॉ के क्रिटिक्स या लोग काफ़ी ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इस बात पे कि नहीं उसमें गवाह होते हैं, ये होता है वो होता है, बट देन आई वाज लाइक ठीक है, अच्छा है वो रिसेंटली जो चीज़ें हुई थी, मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं हुआ ना दोनों का, वरना असली में हो जाता। तो हमजा से भी मेरी बात हो रही थी, इकरा से ही बात हो रही थी, तो देन वो जो वीडियो वायरल हुआ था बीच में निकाह के हवाले से, तो आई वाज कांग्रेचुलेटिंग देम कि नहीं देखो अच्छा है ना, मैंने सोच समझ के किया था, गवाही नहीं थे, गवाह नहीं थे, मैंने सोच समझ के किया है कि नहीं हुआ, देखो तुम लोग सेफ हो। ओके, दैट्स अ नाइस ट्विस्ट ऑन समथिंग। वो मैंने भी नोट किया था, बट आई सेड ओके क्रिएटिव लाइसेंस दे रहे हैं इनको, जाने दें अभी, हम वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस, आई एम लुकिंग एट ओवरऑल ड्रामा, छोटी चीज़ें हम जाने दे सकते हैं। बट वैसे जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्यों नहीं थे गवाह? अच्छा, अब आपने खुद पूछ ही लिया, बोल ही दिया तो मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा देखिए, जब एक आप प्रोसेस दिखा रहे होते हैं ना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेप्स, सही है। अब उसमें तो अगर निकाह का प्रोसेस है तो उसमें निकाह नामे पे साइन होना भी होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें चुआरे भी बटते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मेनली जो चीज़ आप एक मोन्टाज दिखा रहे हैं, ठीक है, उस मोन्टाज में आपने इवन जो मौलाना साहब जो डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं, इट वाज बेसिकली ऑल अबाउट एक छोटा सा मोन्टाज है जिसमें किस फीलिंग से वो लोग गुजर रहे हैं, कैरेक्टर्स किस फीलिंग से गुजर रहे हैं, उसका इट वॉजंट अ डिटेल्ड सीन नहीं था, सही है कि इसको प्रॉपर डिटेल्ड उस तरह से को मोन्टाज की तरह से ट्रीट हुआ। मोन्टाज में जो हाईलाइट होती है, सही है, वो हाईलाइट किया था कि उसने कबूल है बोला, उसने उधर उसने कबूल है बोला, दैट्स इट। अब यू नो कि अब मस्जिद तक आने का भी एक प्रोसेस है ना, मस्जिद तक आए बगैर कैसे निकाह हो गया, तो वो चप्पलें उतारने का भी होना चाहिए था, तो इतना डिटेल में नहीं जाता, दैट्स द रीज़न। बट आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग बोलेंगे इस बात पे? नहीं, बिकॉज देखिए मैंने उसमें कोई ऐसा वाइडर शॉट नहीं दिखाया कि वाइडर शॉट में, बिकॉज देयर वाज सपोज टू बी हिज कज़न रज़ा, और जो उसका फ्रेंड था वो भी होना चाहिए था फ्रेम में, बट मेरे फ्रेम्स ही इतने क्लोज थे कि दो कैरेक्टर्स के ऊपर थे, इवन जो मौलाना साहब थे उनका भी क्लोजअप नहीं था, तो अगर मैं वाइडर शॉट दिखाता और तो पीछे से आई थिंक आपने लिया था, इफ आई रिमेंबर, यू जस्ट शोइंग इकरा एंड हमजा, राइट? तो अगर मैं वाइडर शॉट दिखाता तो ऑब्वियसली डेफिनेटली उसमें फिर साथ में लोगों को भी बैठा हुआ दिखाता। सो मे बी साइड पे बैठे हुए तो आपने शॉट में नहीं लिया ना, आई सेव यू। लोग यूजुअली ड्रामों से फिल्मों की तरफ जाते हैं, आप फिल्म से ड्रामों की तरफ आए, ये कैसे और क्या कहानी है? फहद मुस्तफ़ा ने क्या कह के कन्विंस किया आपको
क्या आपने सोचा कि मैं अब उन्हें ज्वाइन कर लेता हूँ? एंड बेसिकली व्हेन वी वर डूइंग आई थिंक कायद-ए-आज़म, तो उस वक्त मैंने एक ऐड किया था, वो वाज अ बैंक का एक ऐड था जो कि वो हम शूट पे थे, तो मैंने फात भाई को दिखाया था साथ में, तो ही लाइक्ड इट, और वो थोड़ा सा नैरेटिव टाइप ऐड था। ही वाज लाइक नहीं यार ये तो बहुत अच्छा है, और इस तरह से देन फिल्म ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो है ही वांटेड समवन एज अ डायरेक्टर इन बिग बैंग, एंड आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग बिकॉज मेरा प्रोजेक्ट कायद-ए-आज़म ख़त्म हो गया था, और आई हैड बीन वांटिंग टू डू नैरेटिव, और तो वो पोटेंशियल शायद फात भाई को उसमें देखा, तो वी कॉल्ड मी एंड आई वेंट, एंड डिस्कशन हुआ, एंड आई नेवर वांटेड टू डू ड्रामास बिकॉज आप काफ़ी सारी चीज़ें सुनी भी होती हैं कि नहीं आपको इतना क्रिएटिव मार्जिन नहीं मिलता, ये चीज़ें होती हैं, ऑल्सो एंड देन व्हेन यू आर डूइंग एड्स, तो एड्स इज़ नेवर योर ओन थिंग, इट्स फॉर द ब्रांड, एंड वो इट्स देयर कॉल। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ब्रांड डिक्टेट कर रहा होता है आपको। हाँ, ऑल्सो आपको थोड़ा बहुत मार्जिन मिलता है, आप कॉन्सेप्ट्स में कुछ चीज़ें कर पाते हैं, बट स्टिल इट्स देयर प्रोडक्ट। तो एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, आपको कुछ ऐसी चीज़ वो नहीं मिलती कि जिसको आप अपना कहें। तो बस फात भाई ने जब बुलाया था, तो इन्होंने कहा कि यार हम लेट्स डू समथिंग दैट्स नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ शाहकार बना रहे, बट ये जस्ट एक बार इस प्रोसेस से गुजरते हैं कि कैसा जाता है तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। एंड देन व्हेन स्क्रिप्ट आई, देन आई वाज लाइक चलो जस्ट इस प्रोसेस से एक बार गुजर के देखते हैं कि कितना मज़ा आता है, नहीं आता है। मज़ा आया, मुझे इन्जॉय किया मैंने, एंड देन आई डिड फ्यू टेलीफिल्म्स, उसमें ही मुझे मज़ा आया काफ़ी। एंड ऑल्सो अगर आप नैरेटिव कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि लोग इस चीज़ को समझें कि ये आप कैपेबल हैं नैरेटिव को संभालने के लिए। ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ एड्स, मैंने उस वक्त तक सिर्फ एड्स किए थे या डॉक्यूमेंट्रीज़ की थी, तो घर पे आके कोई हाथ पकड़ के नहीं कहता कि नहीं आप तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आइए। तो आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है। तो आप बस ये कि ड्रामाज में जितने मैंने उस वक्त तक देख रहा था, मेनली स्क्रिप्ट्स में जो मुझे फील होता है, जो चीज़ मैं देख रहा होता हूँ कि देयर हैज़ टू बी सम स्क्रीन प्ले एज वेल, डायलॉग्स के साथ साथ देर कुछ मार्जिन होना चाहिए उसमें कि आप विजुअल को थोड़ा सा अच्छा कर सकें, या उसके अंदर कुछ नुआंसेस ऐड कर सकें, उसके अंदर कुछ सिर्फ डायलॉग्स से जो ना, आई थिंक मुझे पर्सनली मुझे मज़ा नहीं आता। तो ये चीज़ है, शौक़ है नैरेटिव करने का। कहाँ से पढ़े हुए हैं और फोटोग्राफी से आपने स्टार्ट किया? आई डिड माई फिल्म डिग्री फ्रॉम KU बैक इन 2013। आई वॉज द टॉपर देयर, एंड उसके बाद मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया था कि मैं तो बहुत ज़बरदस्त फिल्म मेकर हूँ। सीरियसली? हाँ, तो मैंने सोचा नहीं, बस अब तो मैंने डायरेक्ट हॉलीवुड जाना है। अच्छा। इट्स नॉट लाइक दैट, बट ये कि क्या कहते हैं, जो टीचर्स थे, जो क्या कहते हैं बैचमेट्स थे, दे वर ऑल लाइक यार ये तो बहुत ज़बरदस्त फिल्म मेकर है, और ये वो है। तो बस ये था, मैंने नेक्स्ट मैंने जो ना फिल्म करनी है, या आई हैड बीन वर्किंग ऑन मैनी स्क्रिप्ट्स, बट येस क्या कहते हैं हर क्रिएटिव पर्सन की एक जर्नी होती है, तो आई वेंट थ्रू दैट जर्नी, और अभी भी चल रही है, आगे तक चलेगी। तो बस ये कि व्हेन आई गॉट इनटू द फिल्म स्कूल, वो भी एक एक्सीडेंटल एक कहानी है, बिकॉज आई वाज गोइंग इन टू अ बिजनेस स्कूल इन UK। अच्छा। एंड सडनली कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए, और उसके बाद जो है वो सब प्लान चौपट हो गया मेरा, और मैं क्या कहते हैं बेड रेस्ट पे आ गया काफ़ी टाइम तक, फॉर ईयर आई थिंक, एंड एडमिशन वगैरह कैंसिल हो गया था। आई वाज लाइक आई हैड माय ओन स्टूडियो घर के ऊपर एक बना हुआ था, वहाँ पे मैं अपने सारा जो स्कल्पचर्स हो गए, ड्राइंग्स हो गई, ये सब चीज़ें कर रहा था। माय सिस्टर वाज डूइंग सम मास्टर्स डिग्री फ्रॉम KU, तो एक दिन वो आई, उसने कहा कि देखो इस तरह के एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ये तमाम ये वो लोग चीज़ें वो करते हैं जो तुम यहाँ कर रहे हो, तो मे बी यू कैन ट्राई इट। आई वेंट देयर, मैंने जो कोर्स आउटलाइन देखा, मैंने कहा यार ये तो मैं वैसे ही हर वक्त कर रहा होता हूँ, इसकी अगर डिग्री मिलेगी और इन्जॉय करूँगा ये तो मैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज उसमें जो करिकुलम था उसमें जो उसका वो था, उसमें पहले ये था कि ये फिल्म्स देखें। और मेरे लिए वो इट वाज लाइक फिल्म्स देखना तो मेरे लिए एक लग्जरी और वो था ना, मैं तो मुझे तो गिल्टी फील हो रहा होता था कि यार मैंने फिल्म देखी है, मैं काम पढ़ाई नहीं करी, और इसमें वो कह रहे थे कि नहीं ये फिल्म देखें जाके, तो वो तो मेरे लिए
देन उसके बाद तो मेरे लिए वो काम हो गया ना, फिल्म देखना काम हो Yeah. गया, तो उसमें घर में भी बहाने बनाना कि मैं अब Yeah. तो मैं काम कर काम कर रहा हूँ, मुझे तंग मत फिल्म थोड़ी करें। मुझे और तंग नहीं क्या? करे, मैं काम टाइम कर थोड़ी रहा हूँ। वेस्ट कर रहा हूँ मैं। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, दिस इज माय वर्क। तो वो फिर ये है कि शौक काम बन गया तो मज़ा आना शुरू हो गया। अच्छा, मैं अगर आपसे इफ़ आई मे आस्क यू, कराची यूनिवर्सिटी या इस तरह हमारे बहुत से कुछ इंस्टीट्यूशन इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन होता है कि क्या वहाँ पे स्टडीज़ वाकई हो रही है या नहीं हो रही। कुछ मैंने भी पर्सनली किससे सुने हुए। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपको वाकई लगा कि आपने सीखा, और क्या आप बोलेंगे अगर कोई लेना चाह रहा है वहाँ पे एडमिशन कि हाँ इट्स अ गुड प्लेस टू लर्न? यस, सिर्फ देखिए आई फील कि सिर्फ करिकुलम से कुछ नहीं होता, करिकुलम के अलावा माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो वहाँ पर टीचर्स थे, दे वर वेरी वेरी मतलब एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे नो कि क्रिएटिव स्पेस किस तरह से स्टूडेंट को स्पेस देनी है। पहली बार किसी टीचर ने मुझसे यूनिवर्सिटी में कहा था कि टाइम ज़ाया करो, जाके ओके, घूमो है वहीं, ऑब्जर्व करो, देखो। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि हर वक्त तुमने कोई किताब ही पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं है तुमने कुछ असाइनमेंट ही करते रहना है, मतलब तुम लोग। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज हम यूनिवर्सिटी टाइम जो है 4 बजे तक ख़त्म हो जाता, हम रात को 10-11 बजे तक यूनिवर्सिटी में ही होते थे। और सब लोगों को अच्छा मज़ा आ रहा था, यू हैड फन। तो वो एक माहौल था वहाँ पे, जितने क्रिएटिव एक क्रिएटिव माहौल था। हर बंदा जो है ना किसी की कोई कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहा होता था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, काफ़ी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे होते हो। तो आई फील कि उससे काफ़ी लर्निंग हुई है, क्योंकि मेरे बैचमेट्स जितने थे साथ में माशाल्लाह सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं अब इंडस्ट्री में। कुछ आर्ट डायरेक्टर्स हैं, कुछ DOPs हैं, कुछ राइटर्स हैं, मेन स्ट्रीम राइटर्स हो गए अब तो, मतलब फिल्म रिलीज़ हो गई उनकी। वी वर ऑल ग्रोइंग टुगेदर, और वो उस माहौल का और वहाँ के टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर क्रेडिट जाता है। सिर्फ करिकुलम, आई फील कि सिर्फ करिकुलम तो आपका ठीक है, वो आप किसी इंटरनेट से भी चीज़ें देख सकते हैं, बट येस माहौल में चीज़ें एब्जॉर्ब करना वो बड़ा मैटर करता है। ओके, तो फोटोग्राफी कैसे स्टार्ट करती है? आप तो डायरेक्टर और फिल्मों की तरफ जाना चाह रहे थे, और क्या आपको चैलेंजेस फेस हुए? मुझे लग रहा है कुछ कहानी है पे, कुछ दुखी कहानी हुई ना उधर दोबारा जिसकी वजह से कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स। फोटोग्राफी आई थिंक ये तो बचपन तक जाती है कहानी। ओके, सो वो भी सुनाई कहानी में, बट व्हाट आई मेंट टू से कि आपने यू वांटेड टू बी अ डायरेक्टर, तो किसी फिल्म प्रोडक्शन हाउस या वैसे जनरली प्रोडक्शन हाउसेस पे जाके दरवाज़ा खटखटाया, कोशिश की, या नहीं वो सब नहीं किया, या वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट्स हुई? हंसी का क्या मतलब है? अच्छा, हुआ भी। और आई हैव बीन अ क्रिएटिव पर्सन फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मेरे फादर भी क्रिएटिव थे, स्केचेस वगैरह करते थे, सारी चीज़ें थी। एंड ऑल्सो फोटोग्राफी जो है, आई रिमेंबर वी वर ऑन अ फैमिली ट्रिप। मैं बहुत छोटा था, मे बी 8-9-10 साल का था। वी हैड अ SLR कैमरा, एंड बहुत लिमिटेड रोल्स लेके गए थे हम, और उसमें से मोस्ट ऑफ द रोल्स जो है ना वो मैंने चुपके से फोटोग्राफी करके ज़ाया कर दिए। ज़ाया कर दिए थे। तो आई वी शुड रिमेंबर, नॉट से ज़ाया कर दिए, यूज़ करते हैं हम, हाँ। कितने गलत हम आप नहीं, में लेकिन वो दोनों। ज़ाया हो गए थे नहीं, बिकॉज but एक किसी का शौक हो रहा है तो हाँ। तो देन जब वी केम बैक, हमने वो डेवलप करने के लिए दिए, तो पता चला वो मैंने रोल सही से उसमें लोड नहीं किए थे, तो वो सब ओह, रोल ज़ाया हो गए। आई double। नेवर गॉट टू सी कि किस तरह की पिक्चर्स मैंने खींची थी। आई वाज वेरी यंग, तो वो रहा मेरे अंदर। एंड देन आई यूज्ड टू बी अ बैंकर। मैं एक बैंक में जॉब कर रहा होता था। आई हैड टू बी इन द ऑफिस बाय 8:30 मैक्स होना होता था। और सडनली एक दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं रोज़ जाते हुए कहीं ना कहीं बाइक से उतर के फ़ोन से फ़ोटोग्राफी कर रहा होता हूँ। मतलब कोई ना कोई ऐसी जगह दिख रही होती है, कोई ना कोई सनराइज़ दिख रहा होता है, या कोई कबूतर दिख रहे होते हैं, यार ये 1 सेकंड के लिए कहीं उतरा, तस्वीरें खींची, और वो अलॉन्ग द वे हो रहा था। बट देन व्हेन आई गॉट इनटू KU, तो वहाँ पर मेरा दोस्त था शची, ही इज़ अ वेरी गुड DOP नाउ, और उसके पास DSLR कैमरा था। एंड उसको घूमते फिरते मैं फ़ोटोग्राफी करता हुआ देख रहा था। आई वाज वेरी क्यूरियस कि यार नहीं, मुझे भी चाहिए इस तरह का कैमरा, और ये वो। तो मैंने उससे मांग लिया एक दिन मुझे दिखाना। तो मैंने जब कैमरा पकड़ा तो ही वाज लाइक, यार तुम पहले बंदे हो जिसने कैमरे को ऐसे पकड़ा, ऐसे नहीं पकड़ा, तो तुम करते हो फोटोग्राफी? मैंने कहा नहीं, मैं करता नहीं हूँ, मैं बस देखता हूँ। तो ही वाज द वन जिसके साथ फिर मैंने फोटोग्राफी शुरू करी थी ना। वाज आई वांटेड टू बी अ सिनेमाटोग्राफर इनिशियली, एंड देन सडनली आई फाइंड आउट कि मैं थोड़ा सा कंट्रोल फ्रीक हूँ, और मैं सिनेमाटोग्राफी के साथ साथ और भी चीज़ें
करना शुरू कर देता हूँ सेट पे और वो पेनफुल हो जाता है डायरेक्टर के लिए तो मे बी मुझे डायरेक्टर होना चाहिए। ओके तो इस प्रोसेस में आप वो मेन चीज़ तो भूल गए, दरवाजे खटखटाए थे या नहीं? ये तो आपने पार्ट ए बताया ना स्टोरी का या हमारे सवाल का। फॉर द सिनेमेटोग्राफी जर्नी यस You did go. या आई वेंट एंड कोई कामयाबी आई नहीं? वेंट टू बिग बैंग। ओह ये सरप्राइज आया। ओके फिर बिग बैंग वालों को पता है कि आप उस वक्त गए थे? बताया है आपने उनको कि मैं आया था तब? नहीं नहीं ओके फिर बट देन आई थिंक आई हर्ड कि इस तरह से कोई सिनेमेटोग्राफर की वो है वैकेंसी है। आई वेंट देयर एंड पता चला नहीं इट वाज फॉर अ डायरेक्टर एंड दिस इज़ बैक इन 2014 और 15 एंड देन वन डे वो सर्कल पूरा हुआ, मैं फिर डायरेक्टर बन के आया सिनेमेटोग्राफर तो जब आप जा रहे थे तो जहन में चल रहा होगा ये सीन, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड कि मैं पहले यहाँ पे आया था पहली दफ़ा तब नहीं हुआ और अब मैं जा रहा हूँ फाइनली यू नो लाइक। या मतलब ऑब्वियसली उस वक्त कुछ और वो था कि नहीं मैंने सिनेमेटोग्राफर ही बनना है एंड देन जब व्हेन आई वेंट बैक तो कुछ और फ्रेम ऑफ माइंड में था बट येस आई फेल्ट कि वो सर्कल एक पूरा हुआ है बट बिग बैंग को जो चाहिए था उन्होंने वही लिया है। वही लिया है। वो उन्होंने नहीं, सिनेमेटोग्राफर अब ये उनको नहीं ब्लेम कर सकते, उन्हें डायरेक्टर चाहिए थे, वो सिनेमेटोग्राफर क्यों ले लेते हैं भाई? हाँ। और आप सिनेमेटोग्राफर ही बनने गए थे ना। हाँ। तो यहाँ कोई दुखी कहानी नहीं है, सॉरी। नहीं यहाँ दुखी कहानी तो कोई भी नहीं है। दुखी कहानी तो मैं आई वुड से कि नहीं है ऐसी कोई कोई जर्नी में कोई दुखी कहानी नहीं है आपके? दुखी कहानी मेरी ज़िंदगी में क्या है? कोई चैलेंज इस जर्नी में, कोई मुश्किल, कोई एक जगह जब आपने सोचा यार ये नहीं होने वाला, मुझे कुछ और जगह कुछ करना चाहिए? आई थिंक मैं ज़िद्दी बहुत हूँ तो मैं ज़्यादा दिल पे नहीं लेता। बट हुआ? ऑब्वियसली आई हैव बीन वर्किंग ऑन मैनी स्क्रिप्ट्स तो उनमें से वन ऑफ द स्क्रिप्ट्स वाज अबाउट ईदी साहब। ओके आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन हिम एंड मैं उनकी स्क्रिप्ट पे काफ़ी अरसे से काम कर रहा था एंड देन सडनली आई रियलाइज के क्या कहते हैं उस स्क्रिप्ट को करने के लिए मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं। उस स्क्रिप्ट को करने के लिए दिस लॉट ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि होना ज़रूरी हैं। तो वो जब मैंने रियलाइज़ किया था तो आई वाज लाइक यार ये तो ये नहीं हो पाएगा। हाँ ये नहीं हो पाएगा बिकॉज देयर वर अ फ्यू पीपल जो कि दे वर लाइक लेट्स डू इट एंड हम काम कर रहा उसके ऊपर 6-8 महीने हमने काम करते रहे। And ये अभी रिसेंट बात है या? नहीं इट्स बैक इन 2016-17। ओह अच्छा ओके। तो yes there have been many what would I say disappointments कह लें या क्या कहते हैं let downs हैं। काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स काम हो रहा है 6 महीने काम हो रहा है 7 महीने काम हो रहा है then suddenly nothing is happening and कुछ तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें रही हैं बट yes वो थोड़ा सा ज़िद्दीपन है अंदर तो वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करता चीज़ वो नहीं। I think that's good. That's good. नबील कुरैशी से कैसे मुलाकात थी, वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? नबील भाई से लाइक आई सेड के देयर हैव बीन मैनी क्या कहते सेटबैक्स तो वही एक फेस चल रहा था मेरा कि मैं आई वाज लाइक कि नई फिल्म करनी है और ये करनी है और वो करनी है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, इस प्रोसेस से गुजर एंड देन आई सडनली एक दिन मैंने पोस्ट देखी नबील भाई की मेरे फेसबुक पे थे वो तो ही वांटेड एन इंटर्न और मैंने कहा कि चलो अगर मेरा कुछ नहीं हो रहा तो मैं फिल्म्स ही अगर करनी है तो मैं क्यों ना एज एन इंटर्न आई वाज ऑलरेडी डायरेक्टिंग मैनी प्रोजेक्ट्स। मैं फोर्सेस के साथ भी काफ़ी एक्शन फिल्म्स वगैरह इस तरह की चीज़ें कर रहा होता था, नेवी के लिए कर रहा होता था बट देन नबील भाई की मैंने पोस्ट देखी, मैंने कहा नहीं मुझे फिल्म करनी है तो अदर देन डूइंग डायरेक्टिंग इट मैं असिस्ट करता हूँ जाके या मैं एज एन इंटर्न चले आता हूँ। एंड वेंट देयर और उनसे थोड़ी सी बात हुई थोड़ी देर न्यूज़ लाइक वी आर डूइंग एनिमे 2 नामालूम फ्लॉट 2 की स्क्रिप्ट पे उस वक्त काम कर रहे थे एंड वो केप टाउन में शूट होनी थी तो इट वाज नेवर लाइक कि हम लोग शूट पे भी रखेंगे तुम्हें बट ये है कि जो उसकी चीज़ें डिज़ाइन होनी है, उसके वीडियो बोर्ड्स बनने हैं, उसके लुक्स डिज़ाइन होने हैं या उसके स्टाइलिंग होनी है, सारी चीज़ें होनी है वो आप प्री में पूरी हमारी करवा दें। Okay. तो जब मैंने प्री करी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी तो अलाउंग द वे देन वाज लाइक कि नहीं तुम चलो साथ और oh, you went to Cape Town then? या फिर हमने फिल्म की साथ में वो वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड देन उसके बाद फिर रोड वेडिंग देन कायदे आज़म तो फिर मज़ा आ रहा था करने का एंड यू वर
जी, थिंकिंग ऑफ चेंजिंग, या उस वक्त क्या चल रहा था? आप कहे थे कि मैं सीख रहा हूँ मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था नबील भाई के साथ काम करना। बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, बिकॉज़ आप ग्रेजुएट होके निकलते हैं तो आप अपने जहन में आप फिल्म मेकर होते हैं कि हाँ मैं फिल्म मेकर और मुझे सब पता है। बट देन आप प्रैक्टिकली जब कोई चीज़ कर रहे होते हैं अपनी आंखों के सामने होते हुए चीज़ें देख रहे होते हैं, तो आप एक लर्निंग के प्रोसेस से गुजरते हैं। वो मेरी लर्निंग काफ़ी हुई है नबील भाई के साथ ऑल्सो। जिस तरह के नबील भाई हैं और जितनी वो मेहनत करते हैं, मेरे अपने साथ के एडीज़ के साथ ना रोज़ाना एक डिस्कशन होता था कि कब सोए हैं। कि हम लोग आपस में शर्तें लगाते थे कि यार ये हमने ऑफिस रात में हम 2 बजे ऑफिस से निकले और सुबह 5 बजे मेरे पास टेक्स्ट आया हुआ नबील भाई का कि ये इसको ऐसे करना है, ये करना है। मैंने कहा ठीक है, और फिर हम सुबह 11 बजे ऑफिस आए हैं एंड पता चलता नहीं नबील भाई तो फलां जगह की रेकी पे गए हुए हैं या कोई चीज़ ऐसे करने गए हैं। सोए कब थे? मैं भी यही सोच रही हूँ आपकी बात सुन के, जो आपने टाइम बताया, तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग। तो आई फेल्ट कि हाँ ठीक है, अगर हम रात को 2 बजे जाके सो रहे हैं और 11 बजे ऑफिस आ रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक कि नबील भाई जो है सो रहे थे। ही वाज हमसे कहीं गुना ज़्यादा काम कर रहे होते थे। तो वो मेरे लिए एक सोच के ही थकन हो जाती थी मुझे कि यार तक क्यों नहीं रहे। अच्छा, तो इंस्पायरिंग नहीं था? तो मैं तो मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा इंस्पायरिंग था। inspiring होगा ही to वाज see लाइक अ वन मैन आर्मी। मतलब वो हर तरह की चीज़ को इतनी तेज़ी से कर रहे होते थे कि मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि मैं भी शायद उस पेस को मैच नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर रहे होते थे। बट यू थिंक उसमें से कुछ रह गया आपके अंदर, वो सब चीज़ें यू हाँ। समटाइम्स जब आप कर रहे होते हैं आप, तो आप सोचते हैं हाँ यार ये जो मेरा वो टाइम था, नाउ इट्स ऑल शोइंग, ये रिजल्ट अब मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं जब शूट कर रहा होता हूँ तो बहुत सारे जगहों पे मुझे ऐसा फील होता है कि ये मैंने नबील भाई से लिया है, ये चीज़ मेरे अंदर नबील भाई से आई है। ख़ास तौर से जो ह्यूमर है, जिस तरह से वो अपनी चीज़ों में ह्यूमर ला रहे होते हैं, तो पर्सनली मुझे ख़ुद से कोई क्या कहते हैं ह्यूमर की तरफ चीज़ें करने का शौक़ नहीं था कभी भी। एक्शन की तरफ और इस तरफ ज़्यादा शौक़ था। बट देन आई रियलाइज़, जब मैंने टेलीफिल्म्स वगैरह करी तो आई फेल्ट कि नहीं यार ये चीज़ मेरे अंदर नबील भाई से आई है और मुझे मज़ा भी आ रहा होता है। फिर सेट पे ही साथ बैठे बैठे इम्प्रोवाइज़ कर रहे होते हैं एक्टर्स के साथ, और वहीं बहुत सारे आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो यस, वो मुझे लगता है कि एक वो चीज़ मैं इन्जॉय भी करता हूँ, थोड़ी में भी शायद अच्छी हो भी जाती है, बट वो मुझे नबील भाई से मिली। द रीज़न आई आस्क्ड यू ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन, मुझे लगता है आजकल मैं बहुत यंग लोगों के साथ काम करती हूँ लकीली माशाल्लाह से, एंड वन थिंग दैट आई ऑलवेज़ फील कि उन लोगों को ना ये होता है कि रिजल्ट्स एकदम से मिलें, और शायद कहीं कहीं जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को भी अंडर एस्टिमेट करती है कि कभी कभी पैसा नहीं, एक्सपीरियंस एंड द टाइम दैट यू इन्वेस्ट विद एन एक्सपीरियंस पर्सन, उसके रिजल्ट्स आपको लाइफ लॉन्ग होते हैं। तो इसलिए मैं आपका एक्सपीरियंस, जो स्टोरी थी, जो मैं पहले भी मैंने हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी उधर से सुनी थी, तो मैं चाहती थी कि लोगों को पता चले, और आपको नहीं पता चलता कि जब आप ऐसे इंस्पायरिंग लोगों के साथ काम करते हैं तो क्या आपके अंदर चेंज आता है और वो कितना आपको आगे जाके फ़ायदा देता है। सो जस्ट एन एफर्ट फ्रॉम आवर साइड कि थोड़ा सा मुझे लगता है यंग जनरेशन को भी गाइडेंस मिलनी चाहिए, उनको भी रिमाइंडर्स देने चाहिए कि इट्स ऑलवेज नॉट शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, या इट्स नॉट ऑलवेज मनी एंड रिकग्निशन इमीडिएटली दैट काउंट्स, यू नो। अच्छा, मुझे लगता है कि रिजल्ट्स या ये कह लें कि रिजल्ट्स के लिए काम नहीं किया था। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट द जर्नी जिसमें मज़ा आता है। इट्स नॉट के जैसे आपने अभी हमसे पूछा था जब इंटरव्यू शुरू होने वाला कि कैसा रिस्पांस है, तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, रिस्पांस के बारे में मैं नहीं सोचा था। वो जो चीज़ काम करने का जो एक प्रोसेस है, जो एक जर्नी है, मैं उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। आई फील के उसका बाय प्रोडक्ट है, अगर सक्सेस है या पैसे आ जाते हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो मुझे लगता है कि उसका बाय प्रोडक्ट है, आ गए तो बहुत अच्छी बात है। बट येस, जब आप सेट पे हैं या आप शूट कर रहे हैं, उस चीज़ में मज़ा आ रहा होता है, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मज़ा नहीं आ रहा होता तो मैं कुछ और करें। बट आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनी रिजल्ट्स या एनी सक्सेस के, नहीं वो आज ये करूँगा 5 बज गए, सक्सेस नहीं हुई, क्या हुआ वो वाला चक्कर नहीं है। मैं प्रोसेस को एंजॉय कर रहा होता हूँ, वही मेरे लिए इनफ है। आई थिंक वो सुकून भी रहता है ज़िंदगी में, बिकॉज ये जो ये क्राइटेरिया हम सेट कर लेते हैं, आई थिंक इट टेक्स टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, जो हम सब शायद रियलाइज़ नहीं करते हैं।
तो वो चीज़ से भी आपकी बचत हो जाती होगी बहुत हद तक। मेरे लिए मेंटल हेल्थ कह लें या ये कह लें कि फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ तब हो जाती है जब यू वांटिंग टू डू समथिंग एंड यू नॉट मतलब कर नहीं पा रहे वो चीज़, या उस तरह हो नहीं पा रही उस तरह हो नहीं पा रही, तो वो फिर फ्रस्ट्रेटिंग होता है। एंड ऑल्सो मेरे लिए थोड़ा सा वो चीज़ भी फ्रस्ट्रेटिंग होती है बिकॉज दिस इज़ अ कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है ना, तो इसमें जो साथ में टीम में लोग होते हैं अगर वो भी इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं और इस काम की वजह से काम करते हैं तो फिर वो एक मज़ा रहता है। बट देन अगर टीम में अगर लोग रिजल्ट्स का इंतज़ार ज़्यादा कर रहे होते हैं और जो उसके पर्क्स हैं उनका फोकस मेनली उन पर्क्स पे रहता है, तो फिर मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग होना शुरू हो जाता है बिकॉज आई एम देयर फॉर द क्राफ्ट एंड आई एम देयर फॉर द प्रोसेस। वो तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं जो कि साथ में या बहुत सारे टीम मेंबर्स ऐसे होते हैं जो जिनको उन प्रोसेस में मज़ा आता है, उनके साथ काम करके भी मज़ा आता है। तो यस, आई थिंक दैट इज एक्सपीरियंस्ड वर्सेस न्यू, ओल्ड वर्सेस फ्रेशली जॉइनिंग इंडस्ट्री या कोई एक क्राफ्ट की फील्ड, यू नो, ये डिबेट हमेशा रहती है कि कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन कैसा कर रहा है। जब आपने ये स्टार्ट किया है ड्रामों का, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए? क्या ये जो डिवाइड है ये अफेक्ट करती है इन टर्म्स के लोग आपके साथ कैसे ट्रीट करते हैं आपको? ऑल्सो क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं? अगर आप केपेबल हैं, आपके अंदर टैलेंट है और यू नो व्हाट यू डूइंग, तो बाकी सब इन लाइन आ जाते हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं, यू आर प्रिटेंडिंग कि नहीं आपको ये चीज़ करनी आती है और आप अपने साथ साथ बाकी के लोगों की भी लाइफ थोड़ी सी मुश्किल में ला रहे हैं, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम होना शुरू होती है। या इफ़ यू आर नॉट श्योर, अब इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ और आप हियर एंड देयर कुछ ना कुछ जो है ना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप अगर ख़ुद क्रिएटिवली कैपेबल हैं, आपके अंदर टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, तो आई फील कि फिर उस तरह से वो डिवाइड फील नहीं होता। जो लोग काम करना चाह रहे होते हैं फिर खुद आपके पीछे आके खड़े हो जाते हैं बिकॉज दे नो कि नहीं इसको सही काम आता है या इसके अंदर टैलेंट है। तो मुझे इस तरह की चीज़ फील नहीं हुई। जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज मतलब विल बी सुपीरियर देन एनीथिंग एल्स, एजुकेशन आल्सो, and education also. You feel experience will always be superior. Yes. वो क्यों? यू सी फिल्म मेकिंग हो गया या ये जो वो है, इसमें थ्योरी पहले नहीं आई। बाकी जितनी फील्ड्स हैं उसमें पहले थ्योरी आई है, देन उसके बाद प्रैक्टिकल होता है या एक्सपेरिमेंट होता है। फिल्म मेकिंग का जो फील्ड है इसमें पहले एक्सपीरियंस आता है, सही है, देन उसके बाद उसकी थ्योरी बनती है। जितने भी फिल्म मेकर्स, पुराने फिल्म मेकर्स हैं, क्लासिक फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड देन उसके बाद उसकी थ्योरी बनी है। ठीक है, एकेडमिकली कोई चीज़ पढ़कर आप आए हैं, दैट मीन्स कि वो जो क्या कहते हैं थ्योरीज बनी हैं वो किसी ने प्रैक्टिकली पहले करी हैं और उसके बाद उसके रिजल्ट, लेट्स सपोज के दिस शॉट, ये शॉट अगर हम बनाते हैं या इतने लेंथ पे अगर हम रखते हैं या इतने इस लेंस के ऊपर अगर हम रखते हैं, तो ऑडियंस के सबकॉन्शियस में ये फील जाएगा, वो इस तरह से फील करेंगे। लो एंगल होगा तो ये फील करेंगे, हायर एंगल होगा। बट देन जब पहली बार किसी ने बनाया था तो वो किताब पढ़ के नहीं बनाया था, उसने एक्सपीरियंस उसने पहले बनाया एंड देन जब उसने स्क्रीन पे देखा इससे तो ये ट्रांसलेट हो रहा है, इसमें कैरेक्टर पावरफुल लग रहा है, इस फ्रेम में कैरेक्टर अकेला लग रहा है, और देन फिर थ्योरी बनना शुरू हुई। तो आई फील कि थ्योरी पता होना इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं आर ऑलवेज सुपीरियर दैन द वन जो कि जिनको सिर्फ थ्योरी पता है। लेकिन कभी कभी आपको फील होता है कि एक्टर्स भी शायद सीरियसली नहीं लेते हों कि ये तो नया है, इसको उतना तो नहीं पता, या अपॉर्चुनिटीज़ भी शायद इसलिए थोड़ी सी कम हो रही हों कि अच्छा ये तो भी नहीं है, इसको थोड़े प्रोजेक्ट्स और करने तो फिर हम इसको ये देंगे। ड्यू इफ़ इट हैज़ नॉट हैपन विद यू लकीली, तो क्या आपने ये चीज़ें आसपास होते हुए देखी हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं? होती हैं, ज़रूर होती हैं, बट देन आपको ये पता, एक एनर्जी आपको फील हो जाती है कि दिस इज़ अ सीरियस, मतलब दिस इज़ अ सीनियर एक्टर जिसकी नज़र में आप बच्चे हैं अभी, ठीक है, एंड आपको वो वाइब मिलना शुरू हो जाती है, तो आप फिर आपको उसके अकॉर्डिंग हैंडल करना पड़ता है। मुझे तो लगता है बहुत चैलेंजिंग होगा। चैलेंजिंग होता है। अब उसमें उसमें अब ये है कि लेट्स सपोज आपने सिनेमेटोग्राफर को बताया हुआ कि नहीं यहाँ से शॉट होना है, इधर लाइट होगी, इधर फ्रेम होगा, और एक्टर फला आके बैठे हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस है, यार इसको छोड़ो, इधर रखो कैमरा, हाँ यहाँ से बनाओ, तुम इधर लाओ, बोली लाओ, ये इधर रखो, लाइक
बट देन मैं थोड़ा सा ज़िद्दी ज़्यादा हूँ और ठीक है ऐसे भी कर ले, अब ये कैसे कर, ओके तो दे नो कि नहीं ये अपनी करेगा और But उसमें और टाइम ज़ाया होगा तो फिर इसको अपनी करने दो। बट आई थिंक दैट्स अ गुड अप्रोच ऑल्सो कि आप उनसे रूड भी नहीं हो रहे, मिसबिहेव भी नहीं कर रहे, आप कहें अच्छा वो भी कर लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद दे विल लर्न एंड रियलाइज कि ही नोज हिज क्राफ्ट है। ऑडिशंस होने चाहिए आपके ख्याल में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के कोई एक्टर कितना भी बड़ा एक्टर बन गया है अब, जिस तरह हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है क्या, वैसे आई शुड नॉट यूज़ दीज वर्ड्स कैटेगरी ए कैटेगरी, मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए। तो अगर कोई एक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर या बहुत ज़्यादा भी आगे चला गया, फिर भी क्या आपका ख्याल है कि एक लीड रोल के लिए या जो मेजर रोल्स हैं ड्रामे में, इसके लिए ऑडिशंस होने चाहिए या नहीं? आई फील होने चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ द एक्टर, वो तो वो प्रूव कर चुका है, बट इन दैट स्पेसिफिक कैरेक्टर वो स्क्रीन पे कैसा लग रहा है, सही है। यू सी अब हॉलीवुड में भी अगर मतलब अगर मैं डार्क नाइट की मिसाल दूँ तो देयर वाज अ कैरेक्टर जो कि केट विंसलेट ने ऑडिशन दिया था उसके लिए एंड शी डिडंट गेट टू डू दैट पार्ट। कि मुझे नहीं स्टोरी पता थी। या एनीवे Yeah. तो बट आई लाइक इट कि आप शेयर करें। हाँ, तो केट विंसलेट जैसी एक्ट्रेस एक उसके लिए ऑडिशन दे रही है, या नसीर साहब या इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो किसी अगर पार्ट के लिए ऑडिशन दे रहे हैं, दैट मीन्स कि वो कोई वजह है, सही है। पहली वजह ये है कि आप एज ए डायरेक्टर आप जब अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से उस कैरेक्टर को उस लुक में देखते हैं, सही है, उस एक्टर को उस लुक में देखते हैं जो लुक आपने बनाने की कोशिश करी है, और देन स्क्रीन पे वो उस तरह से ट्रांसलेट हो रहा है जिस तरह से आप कंसीव कर रहे हैं उस एक्टर को, उसके मैनरिज्म को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो उसमें आई थिंक ईगोज़ का इशू नहीं आना चाहिए, इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज। इसमें कहीं पे भी ये फील नहीं आनी चाहिए कि क्या कहते हैं एक्टर की कैपेबिलिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है ऑडिशन करके। इट्स जस्ट दैट जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसमें वो एक्टर सूट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आई थिंक जो बाहर की इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी इवॉल्व हो चुकी हैं इस चीज़ में, और बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सीनियर एक्टर्स इस चीज़ को समझते हैं और करते हैं ऑडिशन। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने बोला कि इट्स नॉट अबाउट कि अगर ऑडिशंस की हम बात करते हैं कि होने चाहिए या कोई डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस भी कहता है तो इट्स नॉट डाउटिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द एक्टर, वो उस कैरेक्टर के से ज़्यादा रेलिवेंट है कि उसमें ये सूट हो रहा है नहीं हो रहा। जिस तरह कास्टिंग की हम बात करें तो बहुत दफ़ा ऑन स्क्रीन जो कपल्स होते हैं मैं देखती हूँ उसमें भी मुझे कुछ केमिस्ट्री मिसिंग लगती है कभी कभी। एज अ डायरेक्टर व्हाट डू यू थिंक कि ये भी कास्टिंग के वक्त आपके हाथ में है टू मेक श्योर, या ये एक चांस है जो लेना पड़ता है? वहाँ तक बात पहुँचती नहीं है Okay. कि दोनों को साथ रख के जो है, मतलब हाँ ये ज़रूर है कि यू नो जो अपीयरेंस है फ़लाना एक्टर की और फ़लाना एक्ट्रेस की, वो दोनों साथ कैसे लगेंगे, उनकी बॉडी टाइप किस तरह की है, ये वो ये आप ज़रूर सोचते हैं कि ऑन स्क्रीन दोनों साथ कैसे लगेंगे, बट टू दैट एक्सटेंट कि नहीं उनकी केमिस्ट्री बनेगी नहीं बनेगी, आई फील इतनी डिटेल में काम शायद नहीं होता। और फिर वो ऑब्वियसली जो कंफर्ट लेवल होता है एक्टर्स का साथ में वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। Okay. कि ऑन स्क्रीन आप लेट्स सपोज दो एक्टर्स हैं उनकी ऑफ स्क्रीन नहीं है उतनी फ्रेंडशिप नहीं है, या उस तरह से वो इतने कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो वो स्क्रीन पे भी नज़र आना शुरू हो जाती है चीज़। तो वो बस उस आई फील कि वो चीज़ अगर वो थोड़ा सा दे जस्ट गेट अलॉन्ग और थोड़ी सी रिहर्सल्स हुई हुई हों कैरेक्टर्स के हवाले से, थोड़ा सा होमवर्क हुआ वो, तो जो अच्छे एक्टर्स हैं जो क्या कहते हैं, जैसे इकरा की मैं बात करूँ, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर्स, मतलब वो मतलब अपने क्राफ्ट में उसका जो कंट्रोल है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एज ए डायरेक्टर मैंने भी नहीं सोची होती स्क्रीन पे बैठा हो तो नहीं, वाज लाइक यार ये कितनी इंटेलिजेंटली चीज़ें को करती है, चीज़ सीन को भर देती है। तो वो एक्टर के पे भी डिपेंड करता है कि व्हेन एक्शन की कॉल होती है तो उसके बाद वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया अचानक से सामने के दूसरे एक्टर के साथ उस तरह से प्ले करने लगता है। बट केमिस्ट्री वाली जहाँ तक बात है, ये एक वो चीज़ है जो कि मुझे लगता है बहुत डेलिबरेटली बनाई नहीं जा सकती। उसके लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं, आई फील के शूट से पहले आप थोड़ा सा रिहर्सल कर लें या थोड़ा सा वो कर लें तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या लग रहा है। ऑन स्क्रीन ऑब्वियसली वो भी शूट करना पड़ेगा, आपको स्क्रीन पे पता चल रहा होता है बेसिकली, एडिट जब बन रही होती है और उनकी टाइमिंग मैच हो रही है उस तरह से नहीं हो रही है, तो वो स्क्रीन पे आने के बाद पता चल रही है। ऑब्वियसली एज अ फिल्म मेकर या एज अ क्या कहते हैं डायरेक्टर या स्टोरी टेलर, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप स्क्रिप्ट पढ़ते हुए आपको सही लग रही होती हैं या रियलाइज़ नहीं हो रही होती हैं, और जब आप बना लेते हैं और उसके बाद आप देखते हैं यार क्या हो गया,
इस तरह के भी बहुत होता है। तो जैसे मैंने उस वक्त कहा था कि बहुत सी चीज़ें आपकी बैक ऑफ द माइंड एज अ स्टोरी टेलर आपके बैक ऑफ द माइंड कोई उसकी वो चल रही होगी, रीजनिंग चल रही होगी, बट वो ट्रांसलेट नहीं हो रही स्क्रीन पे। दैट मीन्स के मतलब वो आपने उसको इतना थॉट दिया नहीं कि जो आप मार्क करते जाएं वो चीज़ें जहन में अपने कि ये भी चीज़ इस ट्रांसलेट होना ज़रूरी है। एनीवे पता नहीं मैं लॉस्ट हो गया कुछ और। नहीं, you're right. फ्लैशबैक्स और जो फ्लैशबैक्स और वो जो स्क्रिप्ट आता है 18 का, उसको हम 28 पे बना देते हैं, उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? फ्लैशबैक का या फ्लैशबैक्स बहुत से हमारे ड्रामों में दिखाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो कभी लगता है एपिसोड जो थी वो सिर्फ 10 मिनट की थी और बाकी जो सारे मिनट्स थे वो फ्लैशबैक पे ही थे। एक ये भी बड़ी टेक्निक यूज़ होती है, और ये भी कि जो 18 एपिसोड्स थी वो 28 में चली जाती हैं थैंक्स टू फ्लैशबैक्स। इस पर क्या व्यू है आप सोच रहे हैं कि कभी आप भी इसके से छू के गुजरेंगे, या आप सोच रहे नहीं मैं नहीं गुजरूंगा? देखें, फ्लैशबैक हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ होगी, दैट्स अ टूल। इफ इट्स नीडेड वेयर इट That इज is a रिक्वायर्ड tool, अप्रोप्रिएटली है तो वो तो बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। इंटेंशन बेसिकली डायरेक्टर की इंटेंशन मैटर करती है कि वो उस टूल को यूज़ किस लिए कर रहा है। इट इज़ जस्ट अ टूल, ठीक है। एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज अ डायरेक्टर, आई नो मेरी जॉब ये है कि आई हैव टू प्रोमोट इमोशंस, सर्टेन इमोशंस। उस सीन में इमोशन किस तरह से लेकर आना है। अगर वो फ्लैशबैक का एक छोटा सा पार्ट लगाने से इमोशंस और एलिवेट हो जाते हैं, दैट मीन्स इट्स वर्किंग फॉर मी। अगर वो सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ा रहा है, दैट इज़ मेरी इंटेंशन कुछ और है। अगर मेरी इंटेंशन ये कि आई हैव टू प्रोवोक दोज इमोशंस और वो छोटा सा पार्ट लगाने से वो बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक वो होना चाहिए। और अगर वो नहीं हो रहा और वो जस्ट ड्यूरेशन बढ़ा रहा है, फील के वो थोड़ा सा डल हो रहा है, तो नहीं होना चाहिए। डू यू थिंक डायरेक्टर्स हैव टू स्ट्रगल अ लॉट इन दिस इंडस्ट्री रिस्पेक्ट के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी बात को एस्टैब्लिश कराने के लिए? डायरेक्टर्स को आई थिंक मेरी जर्नी में तो शायद इतना बिग बैंग के साथ या फहद भाई के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। एंड एक कहते हैं जिस तरह से एक शील्ड की तरह से फहद भाई ने जो है ना, बिकॉज वो कैपेबिलिटी समझते हैं, वो चीज़ें समझते हैं कि नहीं ये कितना कैपेबल है, तो उसको ड्यू रिस्पेक्ट कह लें या ड्यू क्रेडिट वो ज़रूर देते हैं। तो यस, मैं देखता ज़रूर हूँ कि इस तरह से बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मतलब वो मे बी उनको वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिल रहा होता है। बट यस, बीइंग एट बिग बैंग मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा वैल्यू किया गया है। बंस रोड की रोमियो जूलियट की तरफ आते हैं। श्योर जी, मतलब इतने अरसे से आप वेट कर रहे थे, तो इस स्क्रिप्ट में क्या था दैट यू सेड यस? ऑनेस्टली जब देयर वो स्क्रिप्ट नहीं थी, एक आइडिया था जो कि फहद भाई, परीसा और हमारा डिस्कस हो रहा था। तो जो चीज़ मुझे एक्साइट करती थी, लाइक आई सेड के स्क्रिप्ट में अलॉन्ग द डायलॉग्स स्क्रीन प्ले भी होना चाहिए। और जब बंस रोड का नाम आ रहा था, एक लोकेलिटी का नाम आ रहा था, तो आई फेल्ट देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लेवर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्सचर एंड कल्चरल नुआंसेस, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं जिनसे खेला जा सकता है। तो वो मेरे लिए, और जिस तरह से फहद भाई की जो अप्रोच थी टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट, ही वांटेड टू शो रियल बंस रोड, ही वांटेड कि वो फ्लेवर उस ड्रामे में हो, उस कहानी में हो, तो वो मुझे भी एक्साइट करता था कि नहीं कुछ करने को होगा उसके अंदर। जस्ट तो वो शुरू से इसकी थीम ये कह लें कि एक इंटेंस लव स्टोरी जिसके अंदर दो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, बंस रोड की लोकेलिटी है, तो वहीं से विजुलाइज करना शुरू हो जाते हैं, कलर्स आना शुरू हो जाते हैं जहन में, विजुअल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो ऑलरेडी जैसे ही एक आइडिया डिस्कस हुआ था, तो वहीं से मुझे एक्साइटमेंट होना शुरू हो गई थी। तो हमज़ा और इकरा की केमिस्ट्री, फरहाद एंड फिया की, उसके लिए यू वर्कड ऑन समथिंग, यू हैड समथिंग इन माइंड, यू डिड रिहर्सल्स, या एक नेचुरल चीज़ थी जैसी वो दोनों मिले उनका अच्छा बॉन्ड बन गया? देयर इज़ अ सीन जब वो फर्स्ट टाइम इकरा के घर आया होता है रेड शर्ट में, और आई नो, आई रिमेंबर दैट रेड शर्ट, तो जो उठा के बाद में फेंकता है कि ये क्या दिया था मुझे। तो बिफोर दैट सीन वी वर डिस्कसिंग द होल डायनामिक ऑफ देयर रिलेशनशिप, कि आगे चल के इनकी रिलेशनशिप के क्या डायनामिक्स होंगे, हमज़ा की पर्सनालिटी इसके सामने किस तरह की होगी, इकरा की पर्सनालिटी जो है वो, फ्रिया की पर्सनालिटी उसके सामने क्या, कौन इसमें डोमिनेटिंग होगा, कौन इसमें क्या होगा। और मैं हमज़ा इकरा बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं ना, आई वाज लाइक
10 मिनट से बोले जा रहा हूँ एंड सडनली आई रियलाइज्ड कि नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को डेप्थ में ले जाके ना डिफ़ाइन कर रहा हूँ। और इकरा यूँ है, तो वाला एक्सप्रेशन ये होता, कहना क्या चाहते हो भाई। तो हर एक्सप्रेशन वाज लाइक, मैंने फिर कहा, मैंने कहा इकरा तुम्हारे जहन में चल रहा है ना, कहना क्या चाहते हो। तो शी इज़ लाइक क्या अच्छा, तो शी इज़ सो इंटेलिजेंट कि आई डोंट नो, स्क्रिप्ट पढ़ के और ये जितना भी उस वक्त मैंने इतना सारा बोला तो वो, और तो ऑलरेडी शी हैड पिक्ड इट अप। मे बी मैं 10 मिनट से कह रहा था, उसने शुरू के 2 मिनट में पिक कर लिया था, और बाकी के 8 मिनट मैंने वेस्ट और ज़्यादा इन डेप्थ जाने उनका की दिमाग कोशिश, पकाया आपने। हाँ इन डेप्थ जाने की तो कोशिश वही कर रहा लीडरशिप था। में ही होता है। तो देन वी डिड दैट सीन, और जो बॉडी लैंग्वेज उसकी होनी थी या जो उनके डायनामिक्स होने थे, आई टोल्ड हर कि यार लड़का रिलेटिवली थोड़ा सा बेवकूफ़ है, जज्बाती है, इम्पल्सिव है। जब जज्बाती है, इम्पल्सिव है थोड़ा सा। लड़की थोड़ी ज़्यादा शार्प है, वो खेलना जानती है। जैसे उसके कुछ सीन्स है जिसमें अचानक से वो कहती है साकिब भाई, और वो डर जाता है और देन वो वापस तो यस ये चीज़ें थी। तो बहुत ज़्यादा, या मैं पर्सनली थोड़ा सा क्लियर था दोनों के डायनामिक्स को लेके, उनके उसको लेके, और हमने जस्ट एक बार इस तरह से बात की थी। फिर सीन टू सीन हम करते रहते थे चीज़ें जिसमें थोड़ा सा ट्वीक करना है, नहीं थोड़ा सा और इस तरह से आ जाए, तो इस तरह से। ओके, सो नो रिहर्सल्स, नथिंग। रिहर्सल्स नहीं, आप ये कह लें कि बिफोर द सीन हम उसकी रीडिंग वगैरह डिटेल में करते थे, फिर उसकी ब्लॉकिंग सीन की डिटेल में वो करते थे। फिर उसमें डिस्कशन में कभी ऐसा होता है कि वो नहीं, यहाँ से चल कर आऊँगा तो यहाँ तक ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। तो देयर इज़ अ वन टेक शॉट, जिस वही जो रेड शर्ट वाला वन टेक शॉट है, वो हमने प्लान किया था। बिकॉज जिस तरह से परीसा ने लिखा हुआ था वो जितना डिटेल में और जिस तरह से लिखा हुआ था, वो पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बैंगलो है, मतलब कोई ख़त्म ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि वॉक करते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं। एंड देन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस बैंगलो को लेके या उस घर को लेके, इट वाज सपोज टू बी जो कि समवेयर नियर बंस रोड, जिसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली पुराने स्टाइल का आर्किटेक्चर हो, और बट येट इट शुड लुक कि वो थोड़ा सा महंगा या थोड़े से रिलेटिवली अमीर लोग दिखने चाहिए। और इस तरह की लोकेलिटी में उतने बड़े बैंगलोज आपको नहीं मिलते कि वो बात करना शुरू करें और वो पूरा डायलॉग चलता जाए और ख़त्म ही ना हो। बट जिस तरह से डायलॉग लिखा हुआ था, वो फील इस तरह से हो रहा था कि दे आर नॉट स्टैटिक, एक जगह रुक के बात नहीं कर रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं वॉक करते हुए। तो देन जो DOP है साथ में इमाद, मैंने उसके साथ थोड़ा डिस्कस किया। मैंने कहा यार इसको हम वन टेक कर सकते हैं किसी तरीके से, तो हम वहाँ से छत से शुरू करते हैं। और अच्छा, वो वन टेक था? यस। ओके। तो 20 मतलब फिर हमने कुछ उसमें थोड़ी सी उसके कह लें कि जिप वगैरह मंगाई है, वो सारी तरीके में वहीं से आप स्टार्ट करें और आते आते आप नीचे तक आएँ, ताकि वो डायलॉग एक वन टेक टाइप उसी उसमें रहे। वो ऐसा ना हो कि वो बीच में ब्रेक हो और मुझे डायलॉग कंप्लीट करने के लिए कहीं एक जगह रुकना पड़े। तो उसकी रिहर्सल्स होती थी, उसकी मतलब 1 2 3 4 रिहर्सल्स हुई, कैमरा प्लेसमेंट हुई, तो इस तरह से कुछ सीन्स, स्पेसिफिक सीन्स की होती हैं रिहर्सल्स। आउटडोर आपने बहुत किया है, एक्शन भी बहुत है, मोटरसाइकिल पे उनके बहुत से सीन्स हैं। पहली बार जो मिलती हैं वो दुपट्टा वो होता है, बाद में भी व्हेन दे एक्सेप्ट लव फॉर ईच अदर, उसके बाद भी बड़ा बहुत ही क्यूट रोमांटिक सा सीन है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन। कितना डिफ़िकल्ट था एंड फॉर योर वेरी सेकंड प्रोजेक्ट इतना ब्रेव होना, इतना एडवेंचरस होना, स्क्रिप्ट में भी ऐसे ही था या आपने कुछ डाला या व्हाट वाज गोइंग ऑन? अच्छा, स्क्रिप्ट में भी था, काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रिप्ट में भी थी। द चेस सीक्वेंस जो हमने किया था, उसको मैंने काफ़ी हद तक चेंज किया था, और बिकॉज उसमें जिस तरह से वो लिखा हुआ था वो थोड़ा देयर वाज अ टच ऑफ ह्यूमर, उसमें ह्यूमर का टच था थोड़ा सा। और बट जब मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, आई वांटेड कि अब कोई ऐसा मार्क, बिकॉज जो प्रोजेक्ट था उसमें आई फेल्ट कि ठीक है ह्यूमर और उसका सीरियस सीन्स का बैलेंस होना चाहिए। तो जब बाय द टाइम चेस सीक्वेंस आ रहा था, तो आई फेल्ट कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर को कट करके हम थोड़ा सा सीरियस उसकी तरफ चले जाएँ, तो दैट्स वाई फिर इसको स्क्रैच से डिज़ाइन किया था। बट यस, आउटडोर सीन्स हमने काफ़ी किए, और आउटडोर सीन्स करना रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट सिंस नबील भाई के साथ फिल्म्स वगैरह की हुई, तो आई नो कि
कौन सी जगह पे किस टाइम पे शूट करना सूटेबल होगा। आप जिस लोकेशन में हमने शूट किया था, आप दिन के टाइम कहीं भी किसी भी दिन चले जाएं वहाँ पर, देयर इज़ दिस इम्पॉसिबल कि आप वहाँ पर शूट कर सकें। बहुत ज़्यादा रश होता है, दुकानें सारी खुली हुई होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। और ऑल्सो ऑन कैमरा तो आप हमको जस्ट 2 लोग भागते हुए दिख रहे होते हैं, बट देन पूरा एक कैरवान है साथ में जो गाड़ियों का होता है, वैनिटी वैन है और इतनी सारी चीज़ें, और इतनी कंजस्टेड जगहों पे इतनी सारी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी। वो प्रोडक्शन का एक बड़ा क्रेडिट है इस चीज़ में कि उन्होंने किस तरह से मैनेज किया कि थोड़ा सा ये कह लें कि मैं कह रहा होता था कि नहीं ये चीज़ ऐसी चाहिए, तो वो ज़िंदगी थोड़ी सी प्रोडक्शन लोगों की थोड़ी सी मतलब आपने काफ़ी मुश्किल हो जाती थी, बट क्रेडिट जाता है उन लोगों को कि उन्होंने बहुत मेहनत करके। वन डे आई गॉट टू नो कि हमारा पैकअप बहुत लेट होता था, बहुत लॉन्ग आवर्स की शूट हो रही होती थी। तो वन डे आई गॉट टू नो कि जो ट्रांसपोर्ट वाले बॉयज़ हैं वो, बिकॉज अभी पैकअप हुआ है और 2 घंटे बाद वापस सबको पिक करना है घरों से, तो वो जिसको ड्रॉप किया है उसी के घर के बाहर गाड़ी में सो गए, 2 घंटे बाद उनको पिक किया। तो कुछ इस तरह के भी सीन दिन गुजरे हैं, बहुत टायरिंग थे। बट येस, आउटडोर सीक्वेंसेस मुश्किल होती हैं शूट करना, बट उसके साथ प्लानिंग और थोड़ा सा एक्सपीरियंस इन चीज़ों का होना। मैं सरप्राइजिंगली हमने एक फ़िल्म का सीन शूट किया था नबील भाई के साथ, फ़हद भाई थे, महविश थी, एंड इट वाज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी पंजाब में, बट बहुत मुश्किल हो गया था शूट करना। नाइट का सीन था, बहुत मुश्किल हो गया था, नहीं हुआ वो फिल्म, वो जो फाइनल कट था उसमें वो सीन नहीं आया। और रिसेंटली हमने मेन कराची की मेन स्ट्रीट पर एक सीन शूट किया, हो भी गया, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हो जाएगा, इतना स्मूथली हो जाएगा, लेकिन मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ये कह लें कि अल्लाह ताला की तरफ से हो रही होती हैं, तो वो फील मुझे आ गई थी कि ये चीज़ें खुद भी हो रही हैं। हम आगे भी देखेंगे काफ़ी एक्शन, काफ़ी है अभी, या थोड़ा स्लो जाएगा? थोड़ा बहुत कह सकते हैं। ओके, डू यू रियलाइज़, या ये एक सोचा समझी टेक्निक है जो आप यूज़ कर रहे हैं, या अब आप देख रहे हैं अपनी एडिट पे तो आपको रियलाइज़ हो रहा है? आई डोंट वांट टू टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कम अक्रॉस एज समथिंग कि मैं जब बेवकूफ़ी की बात कह रही हूँ, लेकिन अगर आप ड्रामे को देखें तो मुझे जो एक चीज़ मुझे बहुत मज़े की लगती है इज़ द वे यू हैव एडिटेड एंड शॉट द सीन्स। यू नो, एक सीन आता है उसमें, वो एक स्पेसिफिक मोमेंट पे आप उसको स्लो करते हैं या फास्ट करते हैं, एंड इट एड्स सो मच वैल्यू टू द होल सीन। जैसे जब वो भाग रही होती है प्रिया, वो रुकती है दरवाजे पे और वो नॉर्मल जा रही है, फिर आई थिंक आपने उसको कुछ थोड़ा सा स्लो मो किया, एंड शी लुक्स बैक एट द हाउस वन लास्ट टाइम बिफोर, बट दैट जस्ट यू नो इतना वो ऐड कर देता है। सो आई एम नोटिसिंग दीज स्मॉल थिंग्स, ये जहन में है, ये मेरा स्टाइल है, मैं इसको ऐसे रखना चाहता हूँ, या ये बस एक यू नो बहुत से क्रिएटिव लोगों की आमद हो रही होती है कि वो जब एडिट कर पे बैठे हुए हैं आप साथ, या हो रहा है तो आपकी आमद हुई और आपने कर लिया है समथिंग लाइक दैट, बिकॉज वो टेक्निकली इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं। नहीं, मुश्किल तो नहीं है, ऑफ कोर्स यू हैव ऑल द टूल्स एंड द फैसिलिटीज आल्सो, बट आई थिंक टू what I mean to say, to perceive it like that or to show it like moment that, को and to realize कि हाँ ये इस पे मुझे करना है, मैं which also shows me how passionate you are about it, because बड़ी छोटी छोटी चीज़ है, वो सीधा भी जाते जाते रुक के एकदम से देख के आगे जा सकती थी, you focused on that point। हाँ, आई फील जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, सीन पढ़ने के बाद कुछ मोमेंट्स मार्क हुए होते हैं जहन में, या वो मोमेंट्स मैं मार्क कर लेता हूँ कि नहीं इस पॉइंट पे मुझे स्लो मोशन चाहिए, तो सेम फ्रेम रेट पे शूट करते हुए वो एक बिट जो है वो मैंने हल्का सा एक और टेक उसका एक और टेक स्लो मोशन में ले लिया है, तो आई नो कि मैं क्या कहते हैं फिर एडिट पे इसको, तो ये जहन में पहले से था आपके? हाँ, ये चीज़ें तो अभी जो चीज़ मैं बहुत क्यूरियस हूँ, एंड अगेन आई एम मे बी बिकॉज मैं कैमरे की इस तरफ नहीं हूँ, मुझे ये टेक्निकल नॉलेज नहीं है इतनी। कुछ एक्टर्स होते हैं ना, उनकी बिल्ड ज़रा स्ट्रॉन्ग चौड़ी होती है, बड़ी होती है, एंड यू नो तो इट्स ईजी टू यू नो मेक देम कम अक्रॉस लाइक एक्शन हीरो एंड ऑल दैट, यू नो हाइट होती है समथिंग। हमजा इज़ ऑन द पेटीट साइड, ये हमजा मुझे नाराज़ ही ना हो जाए, बार बार अपने रिव्यू में भी कह रही हूँ, बट व्हेन आई सॉ हिम इन द एक्शन सीक्वेंस, मुझे कहीं से भी ना मुझे बड़ा मज़ा आया, यू नो। तो मैं थोड़ा अपना भी टेक्निकल हो रही थी कि हाँ इसको शूट कैसे किया होगा, बिकॉज मे बी मैं बेवकूफ़ों की बात कर रही हूँ, या ये मैं जो कह रही हूँ वो सही है, वॉज इट
was it a challenge or was it easy? एंड ये मेरी बात बिल्कुल यूजलेस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई इंसान कैसा लग रहा है. नहीं, आई थिंक इसमें सारा तकरीबन क्रेडिट हमजा को जाता है. आई डोंट थिंक ही इज़ ऑन द प्रटीट साइड. मतलब वो अच्छी क्या कहते हैं, अक्सर उसका ये होता था सर मैं 1 घंटा लेट आ जाऊँ, जिम जाना है या चले जाए. मोस्टली कुछ सीन्स ऐसे होते थे कि जी वो जैसे उसका मॉर्निंग वाला सीन था जिसमें वो सुबह उठ के आता है और वो करता है. मीज़ लाइक सर आप पहले बता देते हैं, मैं थोड़ा सा पंप अप करके आ जाता है. मैंने कहा सही लग रहे हो, करते हैं शूट. है शूट किया, सही लग रहा था. नहीं यार ये तो अच्छा लग रहा है. वेरी करती हैं चीज़ें. फॉर माई पार्ट मैंने इस तरह से ज़रूर सोचा हुआ था कि इसको इस तरह से शूट करना है, शॉट इस तरह के होंगे, लाइटिंग इस तरह की होगी. बट उसमें किस तरह का लग रहा है हमजा, या वो क्या कहते हैं उसकी बिल्ड जिस तरह से उसने उस पर खुद पे भी काम काफ़ी किया है. तो उसके लिए हमजा को पूरा क्रेडिट जाता है. और ऑल्सो जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आई एम रियली ग्लैड कि ही केम ऑन बोर्ड. और इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी एज वेल कि हमजा जब ऑन बोर्ड आया तो उस वक्त तक मे बी चेस सीक्वेंस मैंने उतना डिज़ाइन शायद नहीं किया था, लेकिन मेरे जहन में था इस तरह से करना है. बट देन जिस तरह से उसने किया, जितना फ्लेक्सिबल वो था, जितना क्विक था वो करने में, तो वो हो पाया. वरना अगर कोई ऐसा एक्टर होता जो कि उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता या उतना एथलेटिक नहीं होता, इतना क्विकली पिक नहीं कर पाता, तो मे बी शायद उतना नहीं हो पाता. बिकॉज वी डिडंट गेट एनी चांस कि हम कोई एक दिन पहले रिहर्सल करते हैं. इट वाज जस्ट देन एंड देयर. हाँ, ये ज़रूर था कि मेरे जहन में शॉट्स ज़रूर मार्क हुए हुए थे. बट इवन कोरियोग्राफ भी नहीं हुआ था वो सीन. वो कोरियोग्राफ भी इट वाज जस्ट देन एंड देयर. हमने कोरियोग्राफ किया था और उसमें उसी वक्त व्हाइल आई वाज सेटिंग द कैमरा एंड एवरीथिंग, ही वाज जस्ट विद द स्टंट गाय एंड प्रैक्टिस कर थोड़ा सा उसने रिहर्स किया है और उसके बाद उसने किया है. तो यस, हमजा को काफ़ी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है. ओके. थप्पड़ होना ज़रूरी होता है, या ये जो अब नए हमारी जनरेशन भी है, या आप लोग जो एक फ्रेश माइंड के साथ आ रहे हैं, आप लोगों के ख्याल में या जनरली अब ये हो गया है कि थप्पड़ इज़ नो बिग डील, उसको हम किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं? देखें, थप्पड़ इज़ अ बिग डील, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि किसी का मर्डर हो जाना इज़ अ बिग डील. ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं थप्पड़ बिग डील है या मर्डर बिग डील है, या खुदा ना खास्ता किसी का रेप हो जाना बिग डील है, वो से कि नहीं मर्डर इज़ अ बिग डील. अब मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं, एक इंसान ने एक दूसरे इंसान को शूट कर दिया, वो मर गया, यू वुड से कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग, राइट. एंड देन मैं कहता हूँ कि नहीं, उन दोनों के बीच में मैं एक बॉर्डर खींच देता हूँ. नाउ देयर इज़ अ बॉर्डर, बोथ ऑफ देम वर सोल्जर्स. अब हम उसको ग्लोरीफाई भी करेंगे, बट अगेन उसने एक इंसान को मारा है, ठीक है, बट क्या कॉन्टेक्स्ट आ गया उस चीज़ के अंदर, एक स्टोरी उसके साथ अटैच हो गई. लेट सपोज आपसे कोई कहता है कि नहीं फजर ने किसी को मार दिया, उसके सर पे डंडा मार दिया, मर गया, और यू वुड से यार ये फजर क्या कितना ब्रूटल है, पागल है. बट देन यू गेट टू नो नहीं, देयर वाज समवन ब्रेकिंग इन हिज हाउस एंड ट्राइंग टू, मतलब उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाला था, कुछ ऐसा था, और फजर ने उसके सर पे डंडा मार दिया. देन देयर इज़ अ स्टोरी अटैच टू इट, ठीक है, और फिर वो आपको सही लगेगा. तो आई फील कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आप कोई भी चीज़ को रख के देखेंगे तो आपको गलत लगेगा. बट जब उसके साथ कोई स्टोरी अटैच हो जाती है तो फिर वो स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर क्या कर रहा है. एज अ फिल्म मेकर या एज अ स्टोरी टेलर, दिस इज़ माई जॉब कि मुझे कहानी बतानी है. ठीक है. एज एन एक्टर का काम है कि उसने वो किरदार निभाना है. अब अगर उस किरदार का ये बनता है कि उसने थप्पड़ मारना है, तो आई फील वो वहाँ पर सही है. अनटिल और अनलेस वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग कि नहीं हमने कत्ल करने को, थप्पड़ मारने को ग्लोरीफाई किया, ज़बरदस्त यार क्या थप्पड़ मारा. वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग, है ना. इट्स नॉट लाइक कि थप्पड़ ऑन स्क्रीन दिखाने से वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है, और थप्पड़ ऑन स्क्रीन देखने से या किसी का मर्डर ऑन स्क्रीन देखने से लोग किसी का कत्ल करते हैं. कैमरे ईजाद होने से पहले भी लोगों ने लोगों के कत्ल किए हैं, उससे पहले भी लोग थप्पड़ मारते थे. तो फिल्म मेकर को या स्टोरी टेलर को इस चीज़ के लिए ब्लेम करना कि नहीं इनकी वजह से ये चीज़ हमारे माशरे में आई है. हमारे माशरे में करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, कैमरे की वजह से नहीं हो रही, स्क्रीन की वजह से नहीं हो रही. तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक. सो फिर ड्रामाज यू फील डू नॉट हैव द इम्पैक्ट टू कि वो माइंडसेट को या थॉट प्रोसेस को अफेक्ट कर सकें, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है. आई थिंक टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ को आइडियलाइज करना या उनको ग्लोरीफाई करना इज़ रॉन्ग. बट अगेन डिपेंड करता है कहानी क्या क्या रही है.
इवॉल्व हो रहे हैं इंसान, सही है, सोसाइटीज़ और मतलब जितनी भी सिविलाइजेशन है वो इवॉल्व करते करते बहुत सारी चीज़ें सीख रही है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ठीक है। एज अ फिल्म मेकर या एज अ स्टोरी टेलर हमारे पर, हर इंसान के ऊपर जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कोई ऐसी चीज़ कि जिससे कि आगे जाके क्या कहते हैं नुकसान हो सकता है, वो चीज़ करना गलत है आई फील। बट येस, मुझे लगता है कि स्टोरी टेलर का काम है कहानी बताना। और लाइक आई वुड मेंशन जावेद इकबाल की जो स्टोरी आई थी, पूरी दुनिया में साइकोपैथ्स पे फिल्म बनती हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप उसको आइडियलाइज कर रहे हैं या उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म नहीं आई, वो नहीं चली, हमने नहीं देखी। बट पूरी दुनिया में साइकोपैथ्स की फिल्म बनती है, सीरियल किलर्स की फिल्म बनती है और उससे एजुकेशन मिलती है लोगों को। हमारी फैमिलीज़ में, हमारे घरों में बच्चों के साथ क्या हो रहा होता है या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, हमें कभी नहीं पता था, हमने कभी नहीं सुना था। और देन कुछ पीस ऑफ कंटेंट्स हमने इस तरह के देखे, हमें पता चला ये चीज़ें होती हैं माशरे में। अब हमें अपने बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, सही बात है, ठीक है। और हम वी हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स आवर किड्स बिकॉज हमने कुछ चीज़ें ऑन स्क्रीन देखी हैं, हमारी लाइफ में नहीं हुई लेकिन हमने ऑन स्क्रीन देखी हैं और हम एजुकेट हो गए इस चीज़ से। तो जावेद इकबाल लाइक इस तरह की कोई फिल्म या कोई ऐसी चीज़ जो कि लोगों को एजुकेट करने के लिए बन रही है, ऑब्वियसली अगर उसके अंदर वायलेंस है या चीज़ें, वो अगर लोगों को एजुकेट कर रही है और उससे लोग अवेयर हो रहे हैं कि हमने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है अपनी फैमिली को या किसी चीज़ों को, तो आई थिंक वो ज़रूर होनी चाहिए। प्रिया और फरहाद की कहानी, उस पर भी लोगों को है कि ये दोनों क्यों भाग रहे हैं और भागने का कॉन्सेप्ट आप प्रोपिगेट करें। बट यू फील इट्स अ स्टोरी अबाउट टू पीपल रनिंग अवे, और इट्स अ स्टोरी अबाउट जो हमारी सोसाइटी को समझना चाहिए कि एडल्ट चॉइसेस हैं जिनको शायद सोसाइटी को रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अच्छा, इट्स नॉट, अभी आप आगे चल के कहानी देखेंगे तो आई थिंक थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं बता सकता, रिवील ना करूं, बट इट्स नॉट अबाउट टू पीपल रनिंग अवे, इट्स अबाउट टू पीपल गेटिंग इन अ रिलेशनशिप एंड अलोंग द वे रियलाइजिंग के हनीमून पीरियड एक आपका गुजरता है। वो तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इनिशियली आइडिया जब हमारा और परीसा का डिस्कस हो रहा था तो हमने टाइटल रोमियो जूलियट ज़रूर रखा हुआ था, बिकॉज हमने आइडिया ये था कि लैला मजनू, रोमियो जूलियट, इन लोगों की शादी नहीं हुई, इस वजह से कहानियाँ अमर हो गई। ओके, अगर इनकी शादी होती तो क्या होता? आपने वेकअप कॉल दे रहे हैं आप। वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर दैट, तो रोमियो जूलियट की शादी हो गई, अब कर ली, भाग के कर ली, अब क्या होगा, अब क्या होता है? सो आई सी प्रिया एज दिस यू नो गर्ल जो शायद आज की जनरेशन को, यंग लड़कियां जो हैं, इंडिपेंडेंट, बड़ी यू नो हु हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, हु आर क्लियर अबाउट देयर चॉइसेस, यू नो, एंड वो घबराती नहीं अपनी बात कहने से, उनको रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह फरहाद जो है उसको भी मैं देखती हूँ कि वो हमारे जो यंग लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब कैरेक्टराइजेशन हो रही थी कैरेक्टर्स की, तो जो छोटी छोटी उनकी चीज़ें हैं वो आपने एक कॉन्शियसली उसमें इनकॉर्पोरेट की सो दैट रिलेटेबिलिटी ज़्यादा हो। स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा हुआ था, आपने इन डायरेक्शन के प्रोसेस में कुछ किया? एनीथिंग यू कैन शेयर विद अस? अच्छा, यू सी, इट्स नथिंग लाइक कि हमने बहुत डेलिबरेटली क्या कहते हैं फ्रिया के कैरेक्टर को इस तरह बनाया है, मतलब ऑब्वियसली वो चीज़ें लिखी तो गई हैं उस तरह से, बट देन अगेन जब जिस तरह से स्टोरी टेलिंग इवॉल्व हो रही है पिछले 15 सालों में, 20 सालों में, अब लोग जिस तरह से हैं आप उनको उसी तरह से डिपिक्ट करेंगे, जिस तरह से उनका बिहेवियर है, जो टर्मिनोलॉजीज़ वो यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमारे बचपन में हम नहीं यूज़ करते थे, अब यूज़ करने लग गए, ठीक है। तो अब करंट टाइम्स में जिस तरह से मोस्ट ऑफ द पीपल द वे दे आर, हम उस तरह से उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं बहुत लेट सपोज सेमी वीसी लड़की और बहुत उस तरह का लड़का दिखाऊं तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है रिलेटेबल नहीं हो। मेजॉरिटी लोग अब उस तरह से मे बी शायद नहीं हैं, क्योंकि एवरीवन इज़ वेरी मच अवेयर, सबके पास सोशल मीडिया है, हर इंसान के हाथ में फ़ोन है, सबको सब कुछ तकरीबन पता है, एक्सेस है इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो वो बड़ा हाथ है इन सब चीज़ों का लोगों की पर्सनालिटी को मोल्ड करने में। जिस तरह से लोग इवॉल्व हो गए हैं करंट टाइम्स में, जिस तरह के लोग हैं, आई फील फ्रिया और फरहाद तकरीबन उस तरह से ही बने हुए हैं उनके कैरेक्टर्स। ये जो कम्युनिटी है, गुजराती, मेमन क्या है, थोड़ा वो भी कंफ्यूजन है लोगों के जहन में, और लैंग्वेज जो यूज़ हो रही है वो उस पर भी बहुत आ रहा होता है। बट थैंक्स टू यू गाइस, ये तो फॉर श्योर है कि हम रबड़ी और मालपुरा, I went to Bansroad and I tried it. अच्छा, लास्ट ईयर आई वेंट टू बंसरोड विद माय फ्रेंड्स, और मैं भी पहली बार मैंने
मालपूरा खाया था, मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। एंड देन यस, गुजराती वाली जो बात है, मेमन वाली जो बात है, व्हेन वी वर डेवलपिंग द स्क्रिप्ट, तो परीसा की एक फ्रेंड है जो कि वॉज अ गुजराती मेमन, तो शी इज़ द सोर्स ऑफ ऑल द इंसाइट एंड एवरीथिंग। एंड देन जब इस चीज़ पे क्वेश्चन होने लगा कि गुजराती और मेमन लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है और वो क्या कहते हैं बहुत स्पेसिफिकली गुजराती की तरफ चीज़ जा रही हैं, तो वी हैड अ डिस्कशन एंड शी टोल्ड मी कि देयर इज़ अनदर कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी विच इज़ फ्रॉम गुजरात, Okay. तो उनमें ऐसा दोनों होता है। चीज़ें हैं। Okay. तो देन ऑब्वियसली देयर वाज अ डायलेक्ट कोच जिनको विच आई ट्राइड टू गेट हिम ऑन बोर्ड, बट वो हो नहीं सका, बट ही वाज आल्सो गुजराती। एंड उनसे भी जब हमने डायलॉग्स थ्रू करवाए तो मे बी हम लोग शायद मेमन कम्युनिटी के काफ़ी सारे शेड्स होते हैं उसमें, बाटवा मेमन भी होते हैं, कच्ची मेमन भी होते हैं, सिंधी मेमन भी होते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो दीज वर गुजराती मेमन। ओके, ठीक है जी, चलें आज ये मिस्ट्री तो सॉल्व हुई कि वो गुजराती मेमन है। ठीक है, एनी इंटरेस्टिंग वाकया या कोई स्टोरी जो सेट पे हुई जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? कोई फ़नी चीज़, कुछ इकरा हमज़ा से रिलेटेड या जनरली शूट करने गए आप लोग बाहर जब तब कुछ हुआ? वी वर शूटिंग द चेस सीक्वेंस एंड वहाँ पे क्या कहते हैं, एक तो वो कुत्तों वाला सीन था, ठीक है, तो मैंने कैमरा रोल हुआ और मैंने एक्शन की कॉल दी और इकरा और हमजा ने भागते हुए आना था सामने से, तो सडनली कुत्ते पीछे भागने लग गए उन दोनों के। अच्छा, इकरा इज़ वेरी फ्रेंडली विद द डॉग्स एंड जैसे ही वो कुत्ते पीछे भागते हुए तो वो एक अलग मोमेंट बन गया कि हमजा भागता गया, मैंने कैमरा से और इकरा वहीं खड़ी रही, अरे यार ये क्या हो गया, तो वो दैट वाज वेरी फनी। मतलब काफ़ी देर तक हम लोग हंसते रहे कि वो भागते भागते जो वहाँ के स्ट्रे डॉग्स थे वो पता नहीं उनको क्या लगा, वो उनके पीछे भागने लग गया, तो वो और काफ़ी ऐसे फनी मोमेंट्स काफ़ी सारे ऐसे रहे हैं। या हमजा हैव बीन वेरी कॉन्शियस अबाउट हाउ ही इज़ लुकिंग ऑन द स्क्रीन, और बाल उसके ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और ये तो ये वाला सीन, अब मैं और डीओपी और जो हमजा के जो मेकअप कर रहे होते हैं वो शॉट बना के रेडी रखे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा ना यार अब बाल बन रहे हैं वेट करें। एंड देन देयर वाज अ शॉट जिसमें कहीं से भागते हुए आ रहे थे, पता नहीं कुछ भूसा गिरा था, कुछ ऐसा हुआ था, तो इकरा भी थी, हमजा भी थे, और जैसे ही वो कुछ हुआ मैंने देखा इकरा के बालों में कुछ चला गया है, कोई भूसा शूसा है। मैंने कहा यार अब यहाँ से मेकअप आर्टिस्ट जाएगा, और वो क्योंकि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है ना, आपको शॉट करना है, अब वहाँ बालों में वो, अब बालों में उसके चला गया कुछ भूसा, एंड इकरा वाज लाइक बाल ऐसे वहीं सेट किए, चले सब रोल। मैंने कहा तुम हीरो हो या ये हीरो है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और हमजा वहीं पे उसके बाल सेट हो रहे हैं। उसके बाल सेट हो रहे हैं, यार तुम ज़्यादा हीरो वो। This is so cute, इतना मज़े की बात है। Anything you want to say about Hamza and Ikra together being? Hamza is a very brilliant actor. हमने शुरू में एक प्रोजेक्ट करना था जब मैं अपना डेब्यू कर रहा था आजमाइश के लिए, तो he came and we had an audition. उस टाइम पे I felt he was very young, but I never knew कि we are meant to do something like this together. But Hamza बहुत अच्छे से evolve हुआ है, और I am really glad कि he was playing फरहाद, और जितनी वैल्यू उसने फरहाद के कैरेक्टर में ऐड की है, आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिम कि जिस तरह से उसने वो किया है और जिस तरह से उसने सरेंडर किया फॉर द कैरेक्टर, तो हैट्स ऑफ टू हिम। एंड ऑल्सो इकरा, सलाम है इकरा के डिसिप्लिन को और उसके प्रोफेशनलिज्म को, एंड ऑल्सो शी इज़ फन टू वर्क विद, एंड उसका क्राफ्ट, उसकी जो पकड़ है उसकी एक्टिंग पे, उसकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज पे, इट्स अमेजिंग। तो आई वुड से जस्ट के कीप डूइंग गुड वर्क एंड गॉड ब्लेस देम। आपके इस प्रोजेक्ट में बहुत से नए फेसेस भी हमें नज़र आ रहे हैं, Yeah. which is so that was a conscious effort from your side and I'm just really liking it.
या बेसिकली होता ही है एज अ डायरेक्टर, जब आप काम कर रहे होते हैं लॉन्ग द वे, तो आप लोगों को जहन में मार्क करते जाते हैं कि यार दिस इज़ अ गुड एक्टर, दिस इज़ अ गुड एक्टर। समहान गाजी इज़ वन ऑफ देम, जिनके साथ मैंने एक ऐड किया था पेप्सी का, तो आई फेल्ट कि उनकी लुक में बड़ा वो है और ही इज़ अ गुड एक्टर, तो वो मेरे जहन में थे। और वो शाहज़ेन का रोल कर रहे हैं। शाहज़ेन, ऑब्वियसली शाहज़ेन से उनके साथ भी सेम वही उसी ऐड में ये कौन सा रोल? अहमर इज़ फ्रॉम नापा, शाहज़ेन जो प्ले नहीं, कर ये रहे हैं। जिनका नाम आप ले रहे हैं वो कौन सा? समहान गाजी वाज भाई साकिब जो- द ब्रदर। भाई, ओके, आप बता दें थोड़ा They सा। both worked with me on the same ad. Pepsi का ad I did quite a years back, 2-3 साल पहले किया था आई थिंक, वर्ल्ड कप का। अहमर और तो सलमान ने। अहमर और समहान दोनों थे उसमें, और अहमर को मैं पहले से भी जानता था नापा के थ्रू और दूसरे लोगों के थ्रू, बट देन आई वर्क विद हिम। और जो लोगों के साथ काम करना थोड़ा सा आपका होता है ना, ईजी होता है, तो आप उनके साथ काम और करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली जब व्हेन दे आर दिस गुड, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो और दे आर वेरी गुड एंड ईजी टू वर्क विद, तो आप उनके साथ और मज़ीद और चाहते हैं काम करना। तो इस तरह से कुछ एक्टर्स हैं जो आपने मार्क कर रहे हैं। देन शहीरा डिड एन अमेजिंग जॉब इन रज़िया, एंड व्हेन आई मेट हर, तो आई फेल्ट कि देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल, जो कि और वो करना चाहती है, सीरियसली कर रही है चीज़ों को, और बहुत प्रोफेशनली कर रही है। मोहसिन भाई के साथ मेरी बड़ी डिस्कशंस होती रहती थी, तो वैसे भी जब मिल रहे होते तो बहुत उसको मेंशन भी करते थे, बहुत उसकी तारीफ़ भी करते थे, कुछ बातें भी मैंने सुन रखी थी। रियली ग्रेट, माशाल्लाह। तो यस, उसके साथ भी बहुत मज़ा आया। इवन जो सीनियर एक्टर्स हैं उनके साथ भी बहुत मज़ा। शब्बीर भाई, ZQ हो गई, खालिद सर हो गए, सबात हो गई, तो आई फील रियली ब्लेस्ड कि मेरे सेट पे बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी थी ओवरऑल। जो फ्रिया वाली फैमिली थी, वो ऐसा लगता था कि दे आर असल में ये फैमिली है, और दे आर गेटिंग अलॉन्ग, और खाने पे जा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत अच्छा रहा। आई थिंक एज अ टीम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। Any project that you want to do, that's your dream project? My dream project, I think, मतलब I've been working on it like for like 4 or 5 years now. It's like कि अगर if I get to do this project, मतलब और वो पूरे तरीके से निभा दूँ, तो I don't want to do any other project anymore, and that is about ईदी साहब। तो मेरे लिए पर्सनली मेरे दिल के बहुत करीब है ईदी साहब की पूरी कहानी जो है। आई फील इट्स वेरी वेरी लार्जर देन लाइफ, और पर्सनली जो उनकी फ़िलासफ़ी है, जो चीज़ें हैं, जो जब मैं उनके बारे में रिसर्च कर रहा था, काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी चीज़ें पढ़ी, तो वो एक होता है एज अ स्टोरी टेलर, आपकी एक लालच होती है कि नहीं, एंड देन वाइल डूइंग दैट रिसर्च, जिस तरह से मैं जानता गया स्टोरी के बारे में, तो वो मुझे बहुत पर्सनली मेरे दिल के करीब होती गई वो स्टोरी। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट, एंड होपफुली इंशाल्लाह, लेट्स सी। Chale, I hope you get to make it. इंशाल्लाह। चलें, कोई और नया प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं? यू स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर स्क्रिप्ट्स और समथिंग, या अभी थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देयर हैव बीन अ फ्यू स्क्रिप्ट्स जिन पे काम चल रहा है, और होपफुली देखें इंशाल्लाह चीज़ें करेंगे। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. आई Likewise. रियली लाइक वॉचिंग दिस ड्रामा। मुझे इसमें बहुत फ्रेशनेस नज़र आती है, एंड आई एम होपिंग कि वील कीप सीइंग ग्रेट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम यू, इंशाल्लाह, पहले टीवी पे और फिर फिल्म में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर Thank योर you so टाइम much. फरजान।